हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम निवारण चौधरी और यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम हमारा टॉपिक वेक्टर। बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है आपकी 12th की एग्जाम, दोनों जेई मेंस की बात करें या बोर्ड एग्जाम की बात करें तो वेक्टर टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, ये वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है जो आपको मैथ के साथ साथ फिजिक्स में भी पढ़ना पड़ता है। तो काफी कुछ आइडिया आपको इस टॉपिक से रिलेटेड फिजिक्स के अंदर आप पहले से पढ़ चुके होंगे। थोड़ा सा आप के बारे में जानते भी होंगे कि वेक्टर क्या होता है, क्योंकि ये अभी हम 12th के टॉपिक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं और 11th में फिजिक्स में हम वेक्टर को कहीं के थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, फिर भी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा बेसिक पॉइंट को कंसिडर करते हुए। तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि वेक्टर का मतलब क्या होना चाहिए, वेक्टर होता क्या है, वेक्टर की क्यों जरूरत पड़ी। तो बच्चों, अगर आप ये सी समझने की कोशिश करो कि जैसे मेरे पास में कोई पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक आती है डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट, और इससे आप बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। एक तो होती है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आप जहां से चले थे और जिस जगह पहुंचे उसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर आप यहाँ ए से बी पहुंचे, जो आपकी ब्लू लाइन दिख रही है, तो ये तो एक तरह से क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये ऊपर लाइन जो आपको टेढ़ी सी दिख रही है, ये क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है। तो हमें एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचना है, तो इस पॉइंट तक पहुंचने में जो हमारे पास में शॉर्टेस्ट पाथ होता है, जो ए से डायरेक्टली बी तक ज्वाइन हो रहा होता है, उसी पॉइंट को हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं। और ये डिस्टेंस क्या होती है? यहाँ पे ये इधर घूम के भी पॉइंट पहुंच रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कहलाती है। क्या कहलाती है? डिस्टेंस कहलाती है। अब इसी डायग्राम की मदद से अपन समझ सकते हैं कि ए से बी को डायरेक्ट ज्वाइन करने वाली लाइन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, और हम यहाँ पे अगर देखना चाहें तो इसी को वेक्टर की फॉर्म में बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेक्टर की फॉर्म में बोलने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ से हमें जरूरत सी महसूस हुई कि हमें यहाँ से वेक्टर का कॉन्सेप्ट लेके आना चाहिए। तो यहाँ से जो ए बी है, तो इसको नोटेशन वाइज दिखाने के लिए ए बी के ऊपर एरो लगा देते हैं। क्या करते हैं? ए बी के ऊपर एरो लगा देते हैं, तो ए बी वेक्टर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? ए बी वेक्टर बोला जाएगा। अब ये एरो है तो इसकी एक डायरेक्शन है जो ए से बी की तरफ जा रही है, और ए से बी तक की कोई लेंथ भी होगी, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, लेंथ भी होगी। और हम समझ सकते हैं कि इसका आइडिया हमें कैसे मिला होगा। तो समझिए एक डायरेक्टेड लाइन है, जैसे ये एक लाइन आपको दिख रही है जिसका एरो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे एक लाइन दिख रही है जिसका एरो नीचे की साइड जा रहा है। तो डायरेक्टेड लाइन जो एक साइड से दूसरी साइड की तरफ मूव कर रही है, पहले ऊपर की साइड मूव कर जाए या नीचे की साइड मूव कर जाए। अगर मैं इसे डायरेक्टेड लाइन का कुछ छोटा सा सेगमेंट लेता हूँ, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट तक जा रही है, इसका अगर मैं छोटा सा सेगमेंट ले ले जाए, लेट से या ए से बी तक, यानी हमने इस ए से जो डायरेक्टेड लाइन थी उसका छोटा सा टुकड़ा ले लिया, उसको काट के और उसको अलग कर लिया। अब आप ए से बी तक के टुकड़े को देख पा रहे हो, जिसमें ए से लेके मैंने बी तक लिया और ये ऊपर एरो लगा दिए। तो ये ए बी, यहाँ पे समझिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पार्ट जो निकल के आ रहा है, ये हमारा ए बी वेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ए बी वेक्टर कहलाएगा। अच्छा, अब ए बी वेक्टर है तो इसको मुझे दिखाने के लिए यहाँ पे कोई न कोई सिंबल लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कोई न कोई सिंबल लेना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ से फिक्स ध्यान रखें, जो सिंबल लिया जाता है वो आपको स्मॉल लेटर लेना है। क्या लेना है? स्मॉल लेटर लेना है। तो इसको ए वेक्टर, यानी ए के ऊपर कोई एरो का निशान लगा लेंगे तो उसको बोलेंगे ए वेक्टर। तो इस तरह से हमारे पास में एक एरो जो लाइन सी दिखा रही है उसके एक छोटे से पार्ट को लिया जाए जिसकी कुछ लेंथ हो और एक डायरेक्शन हो, कुछ लेंथ हो और एक डायरेक्शन हो। इसी को हम यहाँ पे वेक्टर बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले? वेक्टर बोलने वाले। जिसकी डायरेक्शन है ये ए से बी तक के बीच में लिया गया है, और ये डायरेक्शन ए टू बी है। कौन सी डायरेक्शन है? ए टू बी। तो वेक्टर एक क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन होती है और कुछ लेंथ होती है। देखो यहाँ पे देखेंगे तो इस जगह पे क्या है? डायरेक्शन तो है पर लेंथ का हमें आइडिया नहीं है। इसमें भी लाइन, ये डायरेक्शन तो है पर लेंथ का आइडिया नहीं है। तीसरे वाले पोर्शन में जो थर्ड पोर्शन बन रहा है या थर्ड पार्ट है, इसके अंदर क्या है? हमारे पास में डायरेक्शन
के साथ साथ लेंथ भी है, डायरेक्शन के साथ साथ लेंथ भी है। तो अब वेक्टर क्वांटिटी को आप डिफाइन कर सकते हो, एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी कुछ लेंथ हो और डायरेक्शन हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। अब यहां से एक बात निकल के आ रही है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, दो चीज होनी चाहिए, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। तो कौन कौन सी क्वांटिटी आप पहले से जानते हो जिसकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो यहाँ पे हम आगे जाके पढ़ेंगे कि एक रूल को फॉलो करना चाहिए जिसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, उसी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो इससे पहले हमें कुछ कंफ्यूजन नहीं हो तो कुछ हम पहले से जानते हैं। अगर आपको बच्चों ध्यान हो तो हम एंगल के बारे में पढ़ना जानते हैं, एंगल। अब एंगल की भी क्या होती है, अगर आपने 11th क्लास में अच्छी सी बातें समझ रखी है तो एंगल में हम क्या बोलते थे, दो डायरेक्शन लेते थे। ऐसे एक एंगल है और अगर मैंने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लिया है तो वहां पे थीटा पॉजिटिव लिया जाता था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ध्यान है। और ऐसे क्लॉकवाइज होता था, और क्लॉकवाइज की बात करें तो उस कंडीशन में ये एंगल नेगेटिव लिया जाता था। ऐसे मैंने ये इस साइड से ये ले लिया तो थीटा नेगेटिव लेते थे, और एक क्लॉकवाइज है। तो अब दिमाग में आता है क्या बच्चों, ये क्वांटिटी जो एंगल है ये वेक्टर है या नहीं, क्योंकि इसकी भी मैग्नीट्यूड है भाई, एंगल है तो मैग्नीट्यूड भी बन रहा होगा, कुछ एंगल बन गया, और डायरेक्शन भी है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ये क्वांटिटी वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर नहीं है, ध्यान रखोगे, क्योंकि इस जगह पे ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ये केवल नोटेशन के लिए लिखे जाते हैं कि आप अगर एंटी क्लॉकवाइज में जाते हैं तो वहां पे पॉजिटिव लेना है, क्लॉकवाइज में आते हैं तो नेगेटिव लेता है। तो केवल एक नोटेशन है, नोटेशन है, ठीक है, ये नोटेशन है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि वेक्टर नहीं है, ठीक है, वेक्टर नहीं है। ऐसे अब सेकंड एक केस होता है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, करंट। क्या होता है, करंट होता है। तो करंट क्या है, करंट के बारे में देखें तो जैसे ऐसे दो वायर है, ठीक है, और ये दोनों ज्वाइन होकर यहाँ पे एक वायर बन जाता है, ठीक है। मान के चलो इस साइड से 2 एम्पियर करंट आ रहा है और इधर साइड से 5 एम्पियर आ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए इस साइड में कितना जा रहा होगा, 7 एम्पियर का करंट जा रहा होगा। अब मान के चलो इनके बीच में कुछ एंगल थीटा है, तो बताओ यहाँ पे एक साइड से 2 एम्पियर आ रहा है, दूसरी साइड से 7 एम्पियर आ रहा है, और ये हम जानते हैं आगे जाके जब ज्वाइंट होके आगे मूव करेंगे तीसरे वायर में तो इन दोनों का सिंपली एडिशन हो जाएगा 7। अब यहाँ पे एडिशन हो रहा है ये हम पहले से जानते हैं, सिंपली आपको अगर थोड़ा सा करंट के बारे में पता है तो क्या होगा, इन दोनों वायर को यहाँ पे ज्वाइन करके तीसरे वायर में जोड़ा गया है, तो इन दोनों का करंट एड होके थर्ड वायर में फ्लो होगा। तो अब मैं कहूंगा कि इसके बीच में एंगल कितना भी रखा जाए, जैसे यहाँ पे थीटा एंगल दिख रहा है, अगर ये एंगल कम भी कर दिया जाए, ज्यादा कर दिया जाए, तो इस एंगल पे डिपेंड नहीं करने वाला है, ये एंगल पे डिपेंड नहीं करने वाला है कि इनके बीच में एंगल कितना रखा गया है, ये करंट सिंपली ऐड हो जाएगा। अगर कम एंगल है या ज्यादा है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपको ध्यान रखना है ये भी वेक्टर नहीं है। तो बच्चों के दिमाग में जो कुछ कंफ्यूजन होते हैं वो भी वेक्टर नहीं है। तो वेक्टर कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर ऐसी क्वांटिटी होती है जो एक आगे जाके अपन पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ, जिस जो क्वांटिटी ट्रायंगल लॉ को फॉलो करती है उसी को हम वेक्टर बोलते हैं। अगर हम दो क्वांटिटी है जिनकी डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है और उन दोनों को ऐड करें तो वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर जाए तो उसी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। यहाँ पे करंट वेक्टर का जो ट्रायंगल लॉ है उसको फॉलो नहीं करती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है एंगल और करंट ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी नहीं, ऑल्दो इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखें। अब हमारे पास में आते हैं कि वेक्टर जो होते हैं, तो वेक्टर्स को हमने बनाना सीख गए कि वेक्टर के लिए क्या होगा, ऐसी एक डायरेक्शन लाइन होगी जिसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, तो इसी को हम वेक्टर बोलते हैं। और वेक्टर को दिखाने के लिए आपको एरो दिखानी पड़ेगी, जैसे कोई क्वांटिटी ए से डिनोट कर रखी है तो मैं बोलूंगा ए वेक्टर। क्या बोलूंगा बच्चों, इसको ए वेक्टर बोला जाएगा। अब यहाँ पे आता है सबसे पहले जब हमें समझना होता है तो हिंदी में बोलते हैं मात्रक या इकाई सदिश, और इंग्लिश में बहुत ही प्यारा सा नाम है यूनिट वेक्टर। क्या नाम है, यूनिट वेक्टर।
अब यूनिट वेक्टर का मतलब नाम से पता लग रहा है ऐसा एक वेक्टर जिसकी लेंथ क्या हो, यूनिट हो। ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ क्या हो, यूनिट, मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ से लेंथ से भी होता है, तो बच्चों ध्यान रखें, ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ या लंबाई या माप 1 यूनिट का हो। कितना हो, 1 यूनिट का हो, तो इसको बोलते हैं अपन यूनिट वेक्टर। ठीक, अब इसको दिखाने के लिए यहाँ पे एक सिंबल फिक्स कर रखा है। जैसे मैंने ए वेक्टर को दिखाने के लिए इसके ऊपर एरो लगा रखा था, लेकिन यूनिट वेक्टर को दिखाने के लिए क्या करते हैं, इसके ऊपर कैप लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कैप लगाते हैं। अच्छा, एक से ज्यादा वेक्टर हो तो हम स्मॉल लेटर में बी सी ऐसे यूज में ले सकते हैं, अगर वेक्टर को सिंबलाइज करना हो तो। ए कैप, अच्छा इसका मतलब अगर हमें समझना है तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट का हो और डायरेक्शन भी हो। जैसे मैंने एक सेगमेंट ले लिया, ठीक है, इतना हो। अब ये डिस्टेंस कितनी रखी है, 1 यूनिट की रखी है। कितनी रखी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 यूनिट की है। तो मैं क्या बोलूंगा, ये ए बी जो वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है। अगर डिस्टेंस 1 यूनिट की रखी जाए तो उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। बस ध्यान ये रखना है, डिस्टेंस से ही या मैग्नीट्यूड से ही हमें यहाँ पे देखना होता है। ए से बी के बीच की डिस्टेंस या ए से बी तक की लेंथ एक ही बात है। ठीक है, ए से बी तक की डिस्टेंस या ए से बी तक की लेंथ। तो हम क्या समझेंगे यहाँ से, ए बी कैप। अब यहाँ से, अब ए बी कैप को मैं अगर ए से सिंबलाइज कर रहा हूँ तो एक ही बात है। अगर आप लिख रहे हो ए बी वैक्टर और मैं सामने लिख रहा हूँ ए वेक्टर स्मॉल, तो ये एक ही मतलब है। इसका मतलब है ए से स्टार्ट हो रहा है और बी के खत्म हो रहा है, और इसका नाम हमने क्या दे रखा है, ए वेक्टर नाम दे रखा है। तो ए बी वेक्टर को ए वेक्टर लिखो, कोई परेशानी नहीं है। अब हमने बोला कि यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर की लेंथ 1 होती है, तो उसको ऐसा लिखेंगे ए वेक्टर और इसके डिवाइड में उसका मॉडुलस लगा देंगे। अब मॉडुलस क्या होता है उसको आगे आपको समझाऊंगा। तो यूनिट वेक्टर निकालने का क्या तरीका होगा बच्चों, ध्यान दें। अगर कोई वेक्टर है, उस वेक्टर के डिवाइड में उसके मॉडुलस, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड या लेंथ एक ही बात है, मॉडुलस मैग्नीट्यूड या लेंथ तीनों एक ही बात है, उससे डिवाइड कर दिया जाए तो वो हमें वेक्टर मिलता है, वो यूनिट वेक्टर मिलता है। तो यहाँ पे ये मॉडुलस लिखा है ए वेक्टर का, तो ये क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड कहलाता है। ध्यान रखें बच्चों, अब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो आपको मैं आगे आगे समझाऊंगा। ठीक है, अब जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर का मतलब क्या होगा, जीरो वेक्टर का मतलब होगा, अभी हमने लिए थे 2 पॉइंट, इनके बीच की लेंथ 1 रखी थी। अगर ये पॉइंट घूम के इसी के ऊपर आ जाए, क्या करें, ये पॉइंट वहीं पे आ जाए, यानी दोनों पॉइंट कोइंसाइड करने जा रहे हैं, जहां ए है वहीं पे बी आ जाए, जहां ए है वहीं पे बी आ जाए, तो उस कंडीशन में जो वेक्टर हमें मिलता है उसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। तो नाम से पता लग रहा है ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ 0 हो जाए। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो सिंपली जो डॉट होता है वो अपने आप में क्या होता है, जीरो वेक्टर होता है। इसको आप नल वेक्टर भी बोलते हैं, NULL। राइट, अब आगे बढ़ते हैं कि यदि वेक्टर को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो क्या मिलेगा। हमारे पास में वेक्टर तो है, वेक्टर का मतलब है पर्टिकुलर लेंथ की डायरेक्टेड लाइन, पर्टिकुलर लेंथ की डायरेक्टेड लाइन। लेट से हमारे पास में ये था, ठीक है, जिसको अपन ए वेक्टर बोल रहे थे। अब इस ए वेक्टर की आपको कुछ ना कुछ लेंथ दिख रही है। अगर मैं इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, लेट से मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, सिंपली इसकी जो लेंथ है वो कम हो जाएगी। क्या होगी, लेंथ कम हो जाएगी। तो ये आपको दिख पा रहा होगा, आगे जितना दिख रहा है उसका आधा हो जाएगा। तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली क्या होता है, लेंथ में चेंज आता है, डायरेक्शन में चेंज आएगा कि नहीं आएगा वो आपको अभी अगले पॉइंट में समझ में आएगा। तो अगर मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, किसे किया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो लेंथ कम हो जाएगी। और अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो उस केस में क्या होगा, जितनी वेक्टर की लेंथ है उससे ज्यादा लेंथ हो जाएगी। ठीक है, अब तीसरा केस देखिए, यहाँ पे सेकंड केस और थर्ड केस। केस नंबर 4 देखिए, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अगर मैंने कांस्टेंट में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे कर दिया, -1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे दो काम हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब जो एरो ऊपर जा रही थी वो नीचे की साइड में आ जाएगी, एरो ऊपर जा रही थी वो नीचे की साइड में आ जाएगी, और लेंथ भी कम हो जाएगी। तो अगर हम क्वांटिटी वाइज पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता है,
लेकिन नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। डायरेक्शन रिवर्स, रिवर्स का मतलब जैसे पहले थी वैसे हो गए। डायरेक्शन रिवर्स प्लस मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब कभी भी किसी वेक्टर क्वांटिटी को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट हमारा पॉजिटिव है तो केवल लेंथ चेंज होगी, और अगर क्वांटिटी नेगेटिव है तो लेंथ भी चेंज होगी और डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ये वाला केस भी हम समझ सकते हैं जिसके अंदर हमने -2 से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर कई वेक्टर को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर का मतलब होता है कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे लेंथ चेंज होती है। अब हमें बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि अगर हमारे पास में वेक्टर लिखना है तो इसमें पोजीशन वेक्टर का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट को अगर आप समझ जाओगे तो वेक्टर के अंदर बहुत कुछ आपको फील होने लग जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि हमें वेक्टर की जो कंडीशन समझनी है वो 2D और 3D में समझनी है। 2D का मतलब होता है जिसके अंदर x और y दो डायरेक्शन हो, और 3D का मतलब जिसके अंदर x y z तीन कंपोनेंट हो। तो बच्चों देखो, हमें यहाँ पे कुछ स्टार्टिंग से बात मान के चलनी पड़ेगी। तो हम जो x एक्सिस है, x एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर का कंपोनेंट लेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर का कंपोनेंट लिया जाएगा वो आई कैप ले। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को लिखाने का तरीका है आई कैप। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई भी मैं वेक्टर लिखना हो तो उसके ऊपर कैप लगा लेते हैं, यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। तो हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर लिखना है। ये एक्स एक्सिस है, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर, ये ओरिजिन है हमारा, और इससे ऐसे मान के चलो इस साइड में एक यूनिट वेक्टर लिखना है। क्या करना है, यूनिट वेक्टर लिखना है। तो उसको किससे सिंबलाइज किया गया, आई से सिंबलाइज किया गया। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मतलब डायरेक्शन तो एक्स एक्सिस में और लेंथ कितनी है, 1 है। इसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, ऐसे वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है, वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है, तो उसको यहाँ पे सिंबल वाइज देखना है तो उसको जे कैप बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, जे कैप बोलेंगे। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर की मदद से मुझे क्या फायदा मिलेगा वो आप पॉइंट समझो। जैसे मुझे लिखना है एक्स एक्सिस में 2 यूनिट दूर, क्या करना है, एक्स एक्सिस में 2 यूनिट दूर लिखना है। अब ध्यान से समझना, जो पॉइंट मैं नेक्स्ट समझाने वाला हूँ इससे आपको वेक्टर की फील आएगी। अब एक्स एक्सिस से मुझे 2 यूनिट दूर जाना है, तो 2 यूनिट दूर जाएंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे, ये 2 यूनिट है। अब उसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहूँ, क्या करना चाहूँ, वेक्टर के फॉर्म में। अगर नॉर्मली वन पॉइंट लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 2,0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2,0 लिखेंगे। लेकिन वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहें, किसके फॉर्म में लिखना चाहें, वेक्टर के फॉर्म में, तो वेक्टर का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी होती है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है, 2, और डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को मैं आई कैप से ले रहा हूँ, तो इसको सिंपली मुझे लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए बच्चों बताओ, उसको लिखना चाहिए 2 आई कैप। क्या लिखना चाहिए, 2 आई कैप लिखना चाहिए। अगर मैंने ये नाम दे दिया ए और इसका नाम ओ है, तो बताओ ओ ए और वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, 2 आई कैप होगा नहीं होगा। यहाँ से मैं अगर मिटा दूं तो ये, क्योंकि वेक्टर का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड कितना रखा मैंने 2, और डायरेक्शन क्या रखी है, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के लिए हमने आई कैप काम में ले लिया। तो ओ ए वेक्टर कितना होगा, ओ ए वेक्टर कितना हो जाएगा, 2 आई कैप हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मान के चलो मैंने वाई एक्सिस में कोई वेक्टर लिया है, ठीक है, और इसकी लेंथ रखे 3, और इस पॉइंट का नाम बी दे दिया है, तो बताओ ओ बी वेक्टर कितना होगा। तो ओ बी वेक्टर लिखना है, 3 मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन वाई एक्सिस है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, जे लिखेंगे। इतना समझ में आ गया, 3 जे कैप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3 जे कैप। अब आप देखिए, अगर मेरे पास में जनरल, क्या जनरल, अगर कोई जनरल पॉइंट है और पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो उस केस में क्या समझेंगे, अगर जनरल पॉइंट पी जिसको मैं एक्स वाई से डिनोट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग वो एक्स डिस्टेंस दूर है ओरिजिन से, और वाई एक्सिस के अलोंग वाई डिस्टेंस दूर है। तो अब आपको ये जो समझना है, ध्यान से समझे, अगर मुझे अब वाली केस की कंडीशन समझनी है तो अब आपको क्या समझना पड़ेगा कि यहाँ से ये वाला पार्ट एक्स है,
तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा x,0, और इधर से अगर हम चलें तो ये y है, और इसको यहाँ से मिलाएंगे, समझ पा रहे हो? अगर यहाँ से मिलाओगे ये P पॉइंट हो जाएगा, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x, और y, समझ पा रहे हो? अब हमने वेक्टर में क्या समझा है, स्टार्टिंग में आपको समझाया था, वेक्टर का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट से आखिरी पॉइंट तक डायरेक्टेड लाइन। इनिशियल पॉइंट से आखिरी पॉइंट तक एक डायरेक्टेड लाइन होती है। तो डायरेक्टेड लाइन, अगर मुझे P पॉइंट के लिए वेक्टर का कंडीशन लेनी है, तो वेक्टर का मतलब तो वही होता है इनिशियल पॉइंट से आखिरी पॉइंट तक डायरेक्टली ज्वाइन करना। तो बताओ P पॉइंट की जो हमने कोऑर्डिनेट बताया x, y, अगर मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा बच्चों, बताओ? तो आप कहोगे सर OP वेक्टर तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि तभी इसको वेक्टर बोलेंगे। वेक्टर का मतलब होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर लेना। तो इनिशियल कहाँ पे, ओरिजिन पे, और खत्म कहाँ पे हुआ, P पे। भले आपने डिस्टेंस वाइज कुछ भी चले हो, लेकिन वेक्टर तो क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। वेक्टर क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो आपको बताओ P तक जाने के लिए आपने पहले x एक्सिस में फिर y एक्सिस के अलोंग चले, लेकिन डायरेक्टेड पाथ कौन सा है, O से P तक, तो उसको बोलेंगे OP वेक्टर। अब बताओ OP वेक्टर का अगर मैं लिखना चाहूँ तो कितना होगा, तो x डिस्टेंस x एक्सिस के लाइन चलाऊं तो उसको मैं लिखूंगा x i कैप। क्या लिखूंगा, x i कैप। और y एक्सिस के अलोंग कितना चलें, y डिस्टेंस, तो y j कैप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, y j कैप। इस तरह से हमारे पास में OP वेक्टर आ जाएगा। अब OP वेक्टर है, इसी को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन का मतलब होता है कि कोई भी हमारे पास में पॉइंट है, उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर लिया जाए, उस कंडीशन में जो वेक्टर बनता है उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। बच्चों ध्यान रखो, किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं तो उस कंडीशन में जो वेक्टर बनता है या डायरेक्टेड लाइन बनती है उसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। अब ये पोजीशन वेक्टर है तो उसका कोई सिंबल नाम दे देते हैं, तो मैं यहाँ पे आर वेक्टर नाम दे देता हूँ। क्या देता हूँ, आर वेक्टर नाम दे देता हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आर से भी डिनोट कर सकते हैं। अब आपको मैग्नीट्यूड की बात करनी है। क्या करनी है, मैग्नीट्यूड की बात करनी है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है इसकी ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी। तो बच्चों देखो यहाँ पे ये राइट एंगल बन रहा है, तो मैग्नीट्यूड जब भी निकालना हो तो हमें डायरेक्टली यहाँ से पाइथागोरस के अकॉर्डिंग दिख जाएगा। तो कितना आएगा मैग्नीट्यूड, तो आप देखोगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकल के आ रहा है। क्लियर है भाई, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्स है, वाई एक्सिस के लॉन्ग वाई है। तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं डायरेक्टली समझ सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अच्छा, मैग्नीट्यूड है उसको बोलेंगे ओपी वेक्टर के ऊपर मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस का साइन लगा देंगे, तो ये मैग्नीट्यूड है। तो अब बच्चों आपको कोई भी वेक्टर दे दिया जाए और उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सिंपली क्या करना है, एक्स का स्क्वायर करना है और वाई का स्क्वायर कर लेना और दोनों को ऐड करके अंडर रूट ले लेना है। ठीक है, अब समझिए आपको कोई वेक्टर दे रखा है पोजीशन वेक्टर, मैं यहाँ पे दे देता हूँ नाम। जैसे मान चलो मैं आपको ओपी वेक्टर दे दिया, ठीक है, 2i और 3j कैप दे दिया। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालते समय क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 3। तो सिंपली आप क्या करोगे, अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर लिख लोगे। बस यही तरीका होता है मैग्नीट्यूड निकालना पड़े। तो 4 प्लस 9 तो अंडर रूट 13 आ जाएगा। इस तरह से हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। इसको आप मैग्नीट्यूड बोलेंगे, हिंदी में बोलते हैं इसको मापांक। क्या बोलते हैं, मापांक बोलते हैं। तो आपको ये 2D के अंदर जितने भी वेक्टर हैं उन सभी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना बहुत अच्छे से आना चाहिए, राइट। चलिए अब 3D के अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश करते हैं। तो 3D के अंदर हम देखते हैं तो हमारे पास में क्या होते हैं, एक्स वाई और जेड, तीन एक्सिस होती है। कितनी एक्सिस होती है, तीन, और ये तीनों ओरिजिन से ही अपनी डायरेक्शन होती है। तो एक्स वाई और जेड ये क्या होती है, आपस में एक दूसरे की परपेंडिकुलर होती है। एक्स के साथ वाई परपेंडिकुलर है, वाई के साथ जेड परपेंडिकुलर है। आपको दिखने में लग रहा होगा लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि प्लेन से बाहर आ रहा है जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये 90 डिग्री पे होते हैं। अब हमें कोई पॉइंट लेना है, तो लेट से यहाँ पे कोई पॉइंट मैंने ले लिया पी पॉइंट, ठीक है, और उसका वेक्टर का फॉर्म बताना है मुझे। पी पॉइंट है तो जनरल पॉइंट है, वो कहीं भी हो सकता है। ये पी पॉइंट ये आपके कहीं पे भी हो सकता है, इसे फेस पे भी हो सकता है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। जो शेप देखिए, इस शेप के जो क्यूबॉइड शेप है, इस क्यूबॉइड शेप के किसी भी पॉइंट पे, जैसे आप जिस कमरे में बैठे तो इस कमरे का कोई भी कोना पकड़ लो, कोई भी फेस पकड़ लो, और उसको अगर आप ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं नीचे वाले किसी कोने से, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक वेक्टर डायरेक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने जो आपको बताया कि मान लीजिए चलो इसको ऐसे ज्वाइन कर लेता हूँ, तो इसको क्या बोलेंगे, ओपी बोलेंगे। अगर आप समझ पा रहे हो
तो ये ऐसे लग रहा होगा कि आप किसी कमरे में बैठे हो, तो इस कमरे के एक कोने से सामने वाले कोने तक डायरेक्टेड लाइन है। क्या डायरेक्टेड लाइन है, तो इसको ऐसे डायरेक्टेड लाइन बोल देंगे। अब मान के चलो इसको मुझे डायग्रामेटिकली दिखाना, तो कैसे दिखाऊंगा? तो बहुत ही आसान तरीके से दिखा सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से दिखा सकते हैं। और मैं थोड़ा सा ये आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो, तो ये डायरेक्शन जो है एक्स वाई जेड एक्सिस, तो मैं एक्स एक्सिस इस साइड लेता हूँ, वाई एक्सिस इस साइड लेते हैं, और जेड एक्सिस यहाँ पे ले रहे हैं। बच्चों अगर ये आपने समझ लिया ना, तो आपको 3D भी समझ में आ जाएगी। आसानी से 3D के अंदर जो भी हम लेते हैं वो वाला पार्ट भी समझ में आ जाएगा। अब देखिए, लेट से यहाँ पे कोई पॉइंट है पी पॉइंट, और इस पॉइंट तक मुझे पहुंचना है, तो उसका रास्ता कैसे होगा? तो पहले मुझे कुछ एक्स एक्सिस के अलोंग चलना पड़ेगा, ऐसे एक्स एक्सिस के अलोंग चलना पड़ेगा, ठीक है। फिर वाई एक्सिस के अलोंग चलना पड़ेगा, यहाँ पे पहुंचेंगे, और फिर मैं जेड एक्सिस के अलोंग चलना स्टार्ट करूंगा और पी पॉइंट तक पहुंच जाऊंगा। अब इस प्रोसेस में लेट से इस साइड में एक्स चलाऊं, ठीक है, तो इस जगह के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? एक्स 0 0 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग है। फिर हम यहाँ पे कितना डिस्टेंस चल रहे हैं? ये वाई डिस्टेंस चल रहे हैं। तो बताओ मुझे, आपको पता है वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या हमने डिसाइड किया था? जे। एक्स एक्सिस के अलोंग क्या था? एक्स एक्सिस के अलोंग जो आपका यूनिट वेक्टर था, यूनिट वेक्टर वो डिसाइड किया था हमने आई कैप। ऐसे वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर की बात करेंगे तो कितना होता है? जे कैप। और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर हमने डिसाइड किया है जो आपको आगे सब जगह काम में लेना है, के कैप, आई जे और के कैप, ठीक है। अब इस प्रोसेस में चलने के लिए आप मुझे समझाना कि आप यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। तो ये कौन से प्लेन की बात हो रही है? एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है, जो उसको अब थोड़ी देर पहले समझ के आए थे। लेट से मैंने इसका नाम दे दिया क्यू, ठीक है। अच्छा, ये ओ था और इसको बी दे देते हैं। और अगर आप देखोगे तो इस साइड में एक्स वाई, तो अब मैं इसको बी पॉइंट पे आ चुका हूँ, और मुझे अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो पहले तो बताओ, अगर हमने ये तो सीखा है डायरेक्टेड लाइन लिखेंगे, क्या करेंगे? डायरेक्टेड लाइन लेंगे, डायरेक्टली ओ से बी तक ज्वाइन करने वाली, क्या करेंगे? ओ से बी तक डायरेक्टेड लाइन लेंगे। तो बताओ मुझे, ओ बी वेक्टर अगर मैं लिखना चाहूँ तो कितना लिखूंगा? ये वाई है और वाई एक्सिस के पैरेलल ही है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो इसको लिखेंगे वाई जे कैप, और ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्स आई कैप, तो कितना हो जाएगा? एक्स आई कैप और वाई जे कैप। इतना समझ में आ गया? अब देखिए, अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं, क्या करूं? मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो ओ बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? तो ओ बी का मैग्नीट्यूड देखेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से हम पिछले केस में समझ गए हैं, 2D के अंदर लिखना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डायरेक्टली भी समझ सकते हैं बच्चों, ये वाला एंगल कितना है? 90 का है। ये एक्स डिस्टेंस है और इधर वाई डिस्टेंस है, तो पाइथागोरस थ्योरम से जो आपका ग्राउंड पे ट्रायंगल बन रहा है ओ ए बी, देख पा रहे हो? ओ ए बी ट्रायंगल बन रहा है, तो उस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम से मैं डायरेक्टली निकाल के बता सकता हूँ कि यहाँ पे ओ बी की वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगी, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो तो ये एंगल कितना होगा? अब देख पा रहे हो, ये यहाँ से जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो कितना डिस्टेंस ऊपर गए? जेड डिस्टेंस ऊपर गए। कितना डिस्टेंस ऊपर गए? जेड। तो ये एंगल 90 डिग्री का है, और आप यहाँ पे एक देख पा रहे होंगे, तो आपको एक नया ट्रायंगल और देखना चाहिए। कौन सा ट्रायंगल दिखना चाहिए? ओ बी और पी। ओ बी पी दिख रहा है, और उस ओ बी पी ट्रायंगल के अंदर आप देखोगे तो ओ बी ये बेस है, और बीपी क्या है? बीपी यहाँ पे हाइट की तरह दिख रहा होगा, दिख पा रहे हो? ऐसा दिख रहा होगा, ओ बी और पी। बच्चों इसमें थोड़ा सा मैं टाइम इसलिए दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाए। तो ओ बी की पी की वैल्यू लिखेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगी? तो मैं लिखूंगा तो ओ पी स्क्वायर बराबर कितना आएगा? ओ बी स्क्वायर, लेंथ वाइज देख रहे हैं पर किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं? और बीपी का स्क्वायर। अच्छा, ओ बी का स्क्वायर कितना है? ये ओ बी का स्क्वायर दिख रहा होगा, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बीपी का स्क्वायर जेड स्क्वायर है, ठीक है। तो ओपी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो कितना आएगा ओपी का मैग्नीट्यूड? तो आप कहोगे अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में जेड स्क्वायर निकल के आ रहा है। अब बच्चों बताओ, वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, अगर मुझे ओपी वेक्टर लिखना है, क्या लिखना है? ओपी वेक्टर का लिखना है। तो ओपी वेक्टर लिखते समय देखो, ओ से पी तक डायरेक्टली ज्वाइन करेंगे,
ओ से पी तक डायरेक्टली ज्वाइन हमने कर लिया। और इसके कोऑर्डिनेट लिखना चाहिए तो क्या लिखेंगे, एक्स वाई और जेड। क्या लिखेंगे, एक्स वाई और जेड। तो इस प्रोसेस में देखो, पहले एक्स के अलोंग चले आई, तो एक्स आई कैप, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स डिस्टेंस चले तो इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप। फिर वाई एक्सिस के अलोंग वाई डिस्टेंस चले तो वाई जे कैप। और फिर जेड एक्सिस के अलोंग जेड डिस्टेंस चले तो जेड और के कैप। तो यहाँ पे आई जे के क्यों लगाए समझ में है, पे ये तो लेंथ है, ये तो डिस्टेंस है और ये डायरेक्शन है। डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन से वेक्टर बनता है। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हमारा वेक्टर बन गया। क्या बन गया, ये वेक्टर बन गया। अच्छा, ये आपको आगे जाके कुछ जगह पे 3D का वेक्टर लिखा होगा तो ये डायरेक्टली आर वेक्टर के इक्वल टू लिखा होगा। तो मैंने बता रखा है कि जो भी वेक्टर होते हैं इसको हम अंग्रेजी आपके इंग्लिश अल्फाबेटिकल के स्मॉल लेटर काम में लेते हैं। तो यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर है 3D के अंदर उसको फिक्स कर रखा, आर वेक्टर से डिनोट करवाएंगे। जो पी पॉइंट जनरल वेक्टर बोलेंगे इसको, तो जनरल वेक्टर को आर वेक्टर से डिनोट करवाते हैं। ये आपका आर वेक्टर है, ठीक है। आप डिस्टेंस वाइज देखोगे तो पहले इस साइड में ऐसे चल के फिर ऊपर गए, लेकिन वेक्टर तो क्या होता है, डायरेक्टेड लाइन होती है जहां से शुरुआत करनी ओरिजिन से और एंड कहाँ पे पी, इन दोनों को डायरेक्टली ज्वाइन कर लो। आपने ओ से पी तक डायरेक्टली ज्वाइन कर लिया, ये तो वेक्टर है। और आपने अगर ऐसे घूमते घूमते वहां तक पहुंचे तो ये डिस्टेंस है। तो जब भी वेक्टर की बात करें तो आपको डायरेक्टली ज्वाइन करना है। क्या करना है, वेक्टर की बात करें तो डायरेक्टली ज्वाइन करना है, क्योंकि ये एज ए डिस्प्लेसमेंट की तरह काम करता है। किसी तरह काम करता है, डिस्प्लेसमेंट की तरह काम करता है। तो आपको ये पॉइंट 3D का वेक्टर समझ में आ गया होगा। अब देखो 3D का जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड बहुत आसान तरीके से लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, आपको आई जे के को हटा देना है, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर ऐड कर लेना है और फिर उनका अंडर रूट लगा लेना है। जैसे मैंने आपको कोई वेक्टर दे दिया 3D के अंदर, आर वेक्टर दे दिया, ठीक है, और ये दे दिया 2i माइनस 3j और ये 5k दे दिया। तो वेक्टर ऐसा हो सकता है। तो अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलूंगा। क्या बोलूंगा, अच्छा बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे ओपी और ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक ही बात है। ओपी लिखें या ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखें, एक ही बात है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ से, तो हम ओ से पी तक की लेंथ करें तो अब तक तो बोलते थे ओपी लेंथ। तो यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें, मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो सिंपली क्या करना है, अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर एक्स की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे। वाई की वैल्यू कितनी है -3, तो -3 का स्क्वायर लिखेंगे। इन कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि इसमें आई जे के इसका स्क्वायर नहीं लेते हैं, ठीक। अब इनको जब सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आपका पार्ट हो जाएगा 4, ठीक है, ये हो जाएगा 9 और ये 25। जब इनको सॉल्व करेंगे तो 34 और 38 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √38 आ जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखें कि हमें मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ से क्या समझना होता है। अभी तक बच्चों मैंने क्या समझाया कि आपका 2D का अगर वेक्टर लिखना है तो इसमें x के साथ आई कैप लगाते हैं, y के साथ j कैप लगाते हैं। कोई भी आपको पॉइंट दे दिया, मान के चलो p पॉइंट दे दिया 3 -2 और 7, ये पूरी पॉइंट है, ये 3D का पॉइंट है। और उससे मुझे पोजीशन वेक्टर लिखना है। क्या लिखना है, पोजीशन वेक्टर लिखना है। ध्यान से सुनना, तो पोजीशन वेक्टर लिखते समय मैं इसको ओपी वेक्टर लिखूंगा। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर लेना। तो ओपी वेक्टर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 के साथ में आई लगा दीजिए, वाई कितना है -2 है तो -2 जे कैप, और वाई जेड कितना है 7, तो 7 के कैप लिखेंगे। बस यही आपका पोजीशन वेक्टर है। तो समझिए पोजीशन वेक्टर का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे जो भी हमारे पास में पॉइंट होता है उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर लें तो उस कंडीशन में जो वेक्टर निकल के आता है उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। समझ जाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा जाता है एक सदिश के घटक यानी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होते हैं। तो बच्चों मैंने आपको कोई भी एक वेक्टर दे दिया, लेट से कुछ भी वेक्टर मैं आपको दे देता हूँ, लेट से मैंने दे दिया ए बी वेक्टर, ठीक है, और इधर एक्स आई वाई जे और जेड के कैप दे दिया। अब इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, तो एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट होता है, एक्स एक्सिस कंपोनेंट, तो आपको जो पिछला केस है उसका उल्टा सोचना है। एक्स एक्सिस का कंपोनेंट क्या है, एक्स है। लेट्स से मैंने x1 y1 और z1 नाम दे दिया, तो x एक्सिस का कंपोनेंट क्या है, x1 है। ऐसे y एक्सिस का कंपोनेंट लिखेंगे तो क्या होगा, कंपोनेंट ये y1 हो जाएगा। और z एक्सिस का कंपोनेंट लिखना है तो z एक्सिस का कंपोनेंट कितना होगा, ये z1 हो जाएगा। कंपोनेंट का मतलब होता है
जो वेक्टर आपका बनता है तो उसमें एक्स एक्सिस का पार्ट कितना है, वाई एक्सिस का पार्ट क्या है, और जेड एक्सिस के लॉन्ग क्या पार्ट है, उसको बोलते हैं वेक्टर के कंपोनेंट। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल सा पॉइंट था, उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। अब बात आती है कि ये जो वेक्टर के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, उनको हमको समझना है। तो इसमें लिखा है हिंदी में समदिश सदिश, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं लाइक वेक्टर। तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे दो वेक्टर जिसको नाम में पता लग रहा है लाइक वेक्टर, जो दिखने में एक जैसे हो, क्या हो, लाइक वेक्टर की बात करें। और फिर नीचे हमें सेकंड वाला पढ़ना है समान और तुल्य सदिश, यानी इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं और लाइक वेक्टर क्या होते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो पहला वाला तो इस यहाँ से पता लग जाएगा, सम दिस। देखो ये, इसको अगर मैं थोड़ा सा ब्रेक करके लिखूं तो क्या लिखेंगे, समान प्लस दिशा। एंड ऐसे दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन एक जैसी हो। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ, ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये ए बी वेक्टर लिखा है मैंने, बिल्कुल इसी की डायरेक्शन में, सेम इसी की डायरेक्शन में। दूसरा वेक्टर लिखते हैं पी क्यू। तो ये दोनों वेक्टर है, इसको बोल देंगे लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर हिंदी में बोलते हैं बहुत आसान से, समान दिशा। ऐसे दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो उसको बोलते हैं लाइक वेक्टर। अब आता है समान और तुल्य, ठीक है, समान दिशा, इतना समझ में आ गया। अच्छा, समान और तुल्य इक्वल वेक्टर किसको बोलेंगे, तो इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समान होनी चाहिए। इधर मैग्नीट्यूड के बारे में बात नहीं हो रही थी बच्चों, केवल डायरेक्शन की बात हो रही थी ऊपर वाले में। यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों सेम होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन सेम हो तो उसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर, या हिंदी में बोलते हैं तुल्य सदिश। तो इक्वल वेक्टर होने के लिए आपकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होनी चाहिए। अब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो, तो जैसे कि मैंने आपके सामने एक वेक्टर बोल दिया x इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, 2D का वेक्टर लिया, और बी वेक्टर बोल दिया 3i प्लस 4j। अगर ये दोनों वेक्टर हैं और ये क्या है, इक्वल वेक्टर है, इक्वल वेक्टर है, तो उस कंडीशन में है तो क्या होगा आपका, ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर मैं लिख रहा हूं, तो इसमें एक्स आई और वाई जे के अगर लिखेंगे तो 3i और 4j। तो इस दोनों कंडीशन में क्या होंगे, x इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा, यानी इनके कंपोनेंट भी क्या होंगे, बराबर होंगे, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, ये y, ठीक। तो y इक्वल टू 4। तो आपको ध्यान रखना है, अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो उनके कंपोनेंट, जो रेस्पेक्टिव कंपोनेंट है वो सेम होंगे। बस इतनी सी बात ध्यान रखें। अगर मोटे तौर पे डेफिनेशन देखें, ऐसे दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बराबर हो, और ये केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब उनके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट क्या हो, बराबर हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है, जो आई का कंपोनेंट है वो आई के इक्वल होना चाहिए, जे का कंपोनेंट जे के इक्वल होता है, अगर के होता है तो के का कंपोनेंट के बराबर करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है, आगे आपके क्वेश्चन भी होंगे उसी पॉइंट से। तो अभी तक हमने 4 टाइप के वेक्टर पढ़ लिए, यूनिट वेक्टर पढ़ लिया, जीरो वेक्टर, ये लाइक वेक्टर और इक्वल वेक्टर पढ़ लिया, और उसके साथ में पोजीशन वेक्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट और इस प्रश्न जो आपकी एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज का सबसे कोर पार्ट है, वो है पोजीशन वेक्टर। यदि हमें पोजीशन वेक्टर समझ में आ जाता है तो हम बहुत आसानी से किसी भी वेक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट को वेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मैंने पोजीशन वेक्टर का क्या कॉन्सेप्ट समझाया था, यदि किसी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर लिया जाए तो जो डायरेक्टेड लाइन होती है उसी को बोलते हैं अपन पोजीशन वेक्टर। किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करना, अगर पॉइंट है उस पॉइंट को ओरिजिन से कनेक्ट कर दें तो एक डायरेक्टेड लाइन बनेगी, उसी को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। अब अगर पॉइंट है तो पॉइंट को वेक्टर कैसे बनाना है, अगर कोई पॉइंट है, सिंपली पॉइंट है, उसको वेक्टर कैसे बनाना है, उसके साथ में आई जे और के कैप लगा दो और बीच में प्लस का साइन, ठीक है। अच्छा, अब आपके सामने लिखा है विपरीत सदिश, यानी अनलाइक वेक्टर। तो लाइक का ही जस्ट उल्टा है, यानी एक अगर ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ साइड जा रहा है, इसकी लेंथ, बस इसको बोलते हैं विपरीत सदिश, ठीक है। तो यहाँ पे बस इसको आगे जाके अपन पैरेलल और एंटी पैरेलल नाम से भी बोलेंगे, ठीक है। जो आपका लाइक वेक्टर था वो एक तरह से पैरेलल वेक्टर की तरह काम करता है, और ये अनलाइक वेक्टर जो एंटी पैरेलल जैसा होगा। तो एक ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और एक नीचे की तरफ बढ़ रहा है, जैसे ये ए वेक्टर है और नीचे वाले का मैंने नाम दे दिया बी वेक्टर,
तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर, एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसको बोलते हैं विपरीत सदिश या अनलाइक वेक्टर। ठीक है। और ऋण सदिश, ऋण सदिश का मतलब नेगेटिव वेक्टर, यानी ए वेक्टर का नेगेटिव कितना हो जाएगा, इसका अगर मैं नेगेटिव लिखना चाहूँ तो इसका नेगेटिव हो जाएगा माइनस ए वेक्टर। ठीक है। तो एक वेक्टर अगर जैसा है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दूसरा वेक्टर आएगा, वो पहले वाले वेक्टर का क्या हो जाएगा, नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। ठीक है। तो नेगेटिव वेक्टर का मतलब नाम से पता लग रहा है, अगर कोई वेक्टर है बस उसका साथ में अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। ठीक है। तो जो वेक्टर है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो सीधी सी बात है, जिसका इतना मैग्नीट्यूड होगा वही सेम इसका मैग्नीट्यूड होगा, बस डायरेक्शन क्या होगी, एक दूसरे की रिवर्स हो जाएगी। तो ऐसे दो वेक्टर जो मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो उसको बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। ठीक है। डायरेक्शन एंटी पैरेलल हो और मैग्नीट्यूड बराबर हो तो उसको बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। ठीक है। अब आपको आगे जो समझना है, जहां से आपकी अब एक्चुअली वेक्टर की मैथ स्टार्ट हो जाएगी, वेक्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, वो है यहाँ से एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में आपको ध्यान हो तो आपने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ तो रखा है, 11th क्लास के अंदर, छोटी क्लास का मेरा मतलब है। और यहाँ पे हम देखेंगे ये एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे होता है। तो बच्चों ये वीडियो की लेंथ ज्यादा नहीं हो जाए तो मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में इसको अच्छे से समझा दूंगा। तो अभी इस वीडियो में मैंने क्या समझाया कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर 2D की बात की जाए 3D के अंदर तो उसमें पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाता है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। और हमने टोटल 6 टाइप पढ़ लिए वेक्टर के, क्या पढ़ लिए, 6 टाइप्स पढ़ लिए। अब नेक्स्ट लेसन के अंदर या नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, वेक्टर को सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, अगर वेक्टर के अंदर ट्रायंगल लॉ की बात की जाती है तो वो कैसे होता है, फिर आपके पास में एक से ज्यादा, दो से ज्यादा वेक्टर आ जाए, दो को ऐड करने के लिए ट्रायंगल लॉ लगाते हैं, लेकिन दो से ज्यादा आ जाए तो हम उसको कैसे ऐड करते हैं, उसको बहुभुज नियम बोलते हैं या आपके पास में पॉलीगन लॉ बोला जाता है। तो उससे रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज होने वाली है जो आपका नेक्स्ट सेशन रहेगा। तो बच्चों प्लीज अगले सेशन को आप जरूर देखना। थैंक यू।